हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। आज 29 नवंबर 2023 है और ये यूपीएससी फ्री मेंटरशिप का सेकंड एपिसोड है। फ्रेंड्स, लास्ट वीक इंडियन एविएशन रेगुलेटर ने एक एडवाइजरी जारी की और ये एडवाइजरी जीपीएस स्पूफिंग को लेकर थी, क्योंकि पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जीपीएस स्पूफिंग की पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत सारी घटनाएं घटने लगी है और इस तरह की घटनाएं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। रिसेंट का अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे तो यूरोप का एक बिजनेस जेट फॉल्स सिग्नल के चलते ईरान के एयर स्पेस में विदाउट क्लियरेंस इंटर हो गया। फ्रेंड्स, जीपीएस स्पूफिंग एक अटैक है जिसमें एक नकली रेडियो सिग्नल यानी फेक रेडियो सिग्नल रिसीवर को भेजा जाता है ताकि ये लेजिटिमेट जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल को काउंटरएक्ट और ओवरराइड कर सके। इस जीपीएस स्पूफिंग के द्वारा जीपीएस के जो डिवाइस होते हैं उसमें फेक जीपीएस लोकेशन दिखाकर धोखा दिया जाता है। इस तरह के हमले नेविगेशन, सिक्योरिटी और वेरियस इंडस्ट्री पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने तो ये कहा है कि 2022 से जीपीएस स्पूफिंग की जो घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। फ्रेंड्स, एविएशन में जीपीएस स्पूफिंग मेनली कन्फ्लिक्ट जोन्स में की जाती है, लेकिन अब ऐसा देखा गया है कि ये घटनाएं हर तरफ हो रही हैं, चाहे मेडिटेरियन सी हो, चाहे ब्लैक सी हो, चाहे बाल्टिक सी हो, चाहे फिर आर्कटिक सी हो। क्योंकि कुछ महीने पहले यानी सितंबर में 20 बिजनेस जेट्स, कमर्शियल फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट्स, इन सभी ने इराक ईरान बॉर्डर पर जीपीएस स्पूफिंग की घटना दर्ज की। हालांकि ये प्रॉब्लम अभी इंडिया में नहीं आई, लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए पिछले महीने गवर्नमेंट ने जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर एक कमेटी सेटअप कर दी और रिसेंटली इंडियन एयरलाइंस को एडवाइजरी इशू भी कर दी। लेकिन आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि क्या कोई इसका सोल्यूशन है? क्या इस जीपीएस स्पूफिंग से बचा जा सकता है? बुरी बात यह है कि अभी तक इसका कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं है। हालांकि जो एयरक्राफ्ट मेकर्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं वो इस पर वर्क कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। आप लोग ये जानना कि जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है, ये कैसे काम करती है, क्योंकि जीपीएस स्पूफिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अफेक्ट करती है, तो आप ये भी जानना कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आखिर है क्या। शायद इस बार की प्रीलिम्स में नेविगेशन को लेकर एक क्वेश्चन आया था कि किस कंट्री के पास अपनी नेविगेशन सैटेलाइट नहीं है, वो आप देख लेना। लेकिन इसी के साथ आप ये भी सोचना कि जीपीएस स्पूफिंग का किन किन चीजों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि मेंस जीएस3 में आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि जीपीएस स्पूफिंग ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर किस तरह के इम्पैक्ट डालती है। तो आपके पास इसके लिए 4-5 पॉइंट होने चाहिए। फिर एक हिंदी न्यूज क्लिप्स थी जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड थी, क्योंकि फ्रेंड्स रिसेंटली हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा कि आम लोगों के लिए लाभकारी नए उपाय अपनाने के अलावा उनकी शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना लोक सेवकों का कर्तव्य है। मतलब सिविल सर्वेंट्स की ये ड्यूटी है कि वे लोगों की शिकायतों पर तुरंत रिएक्ट करें। इसी के साथ लोक सेवक ऐसे उपाय अपनाएं जिससे जनता का भला हो सके। फ्रेंड्स, भारत में सिविल सर्वेंट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं कि भारतीय नौकरशाही अब जनहितैषी कम रही, यानी सिविल सर्वेंट्स लोगों के लिए काम नहीं कर रहे, जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते और हमारी नौकरशाही का नेचर अनप्रोडक्टिव यथा स्थितिवादी, यानी कि जो चल रहा है वो चलने दो, और टालमटोल वाला रहा है। इतना ही नहीं, जो गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं उनका रिजल्ट ठीक से ना मिलने और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करना हमारी प्रशासनिक खामियों को उजागर करते हैं। और फ्रेंड्स, इन्हीं सब के चलते हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारत की नौकरशाही को फटकार लगाई है, और ये अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इस आर्टिकल में राइटर ने प्रशासनिक सुधारों के बारे में बात की कि ब्रिटिश काल में किस तरह प्रशासनिक सुधार किए गए थे, फिर भारत आजाद हुआ तब और मॉडर्न इंडिया में कौन कौन से रिफॉर्म किए गए। और मैं आपका ध्यान उसी तरफ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एचिसन कमीशन, ली कमीशन और इस्लिंगटन कमीशन के बारे में बात की। तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप एचिसन, ली एंड इस्लिंगटन कमीशन के बारे में जानें कि इन आयोगों को ब्रिटिश भारत में कब गठित किया गया और इन आयोगों की सिफारिशें क्या क्या थी, क्योंकि स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह यहाँ से एक मेंस में क्वेश्चन भी बनता है कि ब्रिटिश भारत में किए गए प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। तो आप लोगों को अगर इन आयोगों के बारे में जानकारी होगी तो इस क्वेश्चन को आप आराम से लिख सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल में राइटर ने बहुत यूनिक बात कही। उनका कहना यह है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसमें जनता की प्रतिक्रिया एक कुशल और जवाबदेह प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
ऐसे में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें पोस्ट करते हैं तो उनके सॉल्यूशन के लिए, उनको सर्विस डिलीवर करने के लिए हमारे पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसके चलते हम उनकी शिकायतों का निवारण कर पाएं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही 3 मैकेनिज्म की बात इस आर्टिकल में की गई, जिसका नाम है ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस। आप लोग ये जानना कि ई गवर्नेंस क्या होती है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या होती है, इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होती है, इन तीनों में क्या अंतर है, क्योंकि आपके मेंस के जीएस के पेपर 2 और 4 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और मैं तो ये तक कहूंगा कि गवर्नेंस रिलेटेड अगर कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप इन 3 मैकेनिज्म का यूज वहां पर करें। इन तीनों मैकेनिज्म का यूज या तो आप अपने क्वेश्चन में डायग्राम के रूप में कर सकते हैं या फिर इन्हें टेबल के फॉर्म में बता सकते हैं। और अगर आप अपने आंसर में ई गवर्नेंस, स्मार्ट गवर्नेंस और इफेक्टिव गवर्नेंस कीवर्ड का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर दूसरों से बेहतर होगा और आपको दूसरों से ज्यादा नंबर भी मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।